हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में आज हम देखेंगे ग्राम सचिव पटवारी और कैनाल पटवारी के लिए मॉक टेस्ट नंबर 9। ठीक है, 90 क्वेश्चंस ये जो है इसमें होंगे, तो आप अपना स्कोर जो है चेक कर लीजिएगा कि कितने जो है आपने सही किए हैं। इसके अलावा अगर आप जो है HSC के किसी एग्ज़ाम के लिए, चाहे पटवारी हो, पुलिस हो या ग्राम सचिव हो, इनके लिए अगर आप मॉक टेस्ट ख़रीदना चाहते हैं तो परीक्षा ऐप से ख़रीद सकते हैं। इन मॉक टेस्ट को ख़रीदने के लिए आप हमारा टॉपर्स 40 कोड यूज़ कर सकते हैं, जिसको यूज़ करने के बाद जो है आपको 40% का ऑफ जो है वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए मॉक टेस्ट नंबर 9 शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कप कॉफ़ी के लिए है तो कटोरी किसके लिए है? खाना, सूप, चम्मच या भोजन? तो कप का यूज़ यानी कि किसके लिए करते हैं? कॉफ़ी के लिए। तो कटोरी किसके लिए होती है? सूप के लिए। तो बी ऑप्शन जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इस प्रश्न में एक संख्या श्रृंखला में एक रिक्त पद दिया गया है, सही विकल्प का चयन करें तथा रिक्त स्थान को भरें। 20, 19, 17, उसके बाद जो है ब्लैंक है 10 और 5। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो माइनस माइनस होते हुए जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले -1 हुआ, यानी कि 1 को माइनस किया, देन उसके बाद 2 को माइनस किया, तो अगला 3 होना चाहिए। 17 में से 3 जाएंगे तो कितना बचेगा? 14। ठीक है, फिर -4 हुआ है, फिर -5 हुआ है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 14। अगला है, विषम शब्द चुने, झील, समुद्र, नदी, तालाब। इसमें से जो अलग है वो बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ जो इनमें अलग है वो है नदी। ठीक है, यहाँ पे जो आंसर होगा वो नदी नहीं, पूल होगा। ठीक है, यानी कि तालाब होगा। और रीज़न क्या है? क्योंकि जो पूल होता है वो क्या होता है? स्टेगनेंट होता है, स्थिर होता है उसमें पानी, तो ये रीज़न है। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है सही होगा। अगला देखिए, यदि टैप को SZO के रूप में कूट किया जाता है तो फ्रिज को किस तरीके से जो है कूट किया जाएगा? कैसे जो है फ्रिज को लिखा जाएगा? देखिए, टैप को क्या लिखा गया है? SZO, यानी कि अगर आप देखेंगे तो टी को जो से पहले वाला वर्ड आता है S, उससे कोड किया गया है। A से पहले Z, फिर O P, तो इस तरीके से जो है किया गया है। तो F से पहले क्या आता है? E आता है। देन R से पहले क्या हो जाएगा? R से पहले हो जाएगा QR, तो EQ। ठीक है, या तो C हो सकता है या B हो सकता है। उसके बाद अगर आप देखेंगे अगेन E है तो फिर अगेन Q आएगा। एक मिनट, R, ओके, E है, सॉरी D आएगा, D, फिर D होगा, EQDD, ये ठीक है। उसके बाद Z से पहले क्या आता है? Y आता है, तो YD। तो ऑप्शन C जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें Z को Z ही लिखा गया है, तो इसलिए ये नहीं होगा। ठीक है, तो C ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए आगे, एक व्यक्ति एक फोटोग्राफ की ओर इशारा करके कहता है कि उस फोटोग्राफ में महिला मेरे भतीजे की नानी है। फोटोग्राफ में महिला उस व्यक्ति की बहन से कैसे संबंधित है जिसकी कोई दूसरी बहन नहीं है? तो इसमें देखिए क्या कहा गया है, उस फोटोग्राफ में महिला जो है, किसी एक व्यक्ति ने कहा कि जो फोटोग्राफ में जो महिला है वो मेरे भतीजे की नानी है, यानी कि उस लड़के की क्या है? वो मदर है। सेम अगर वो भतीजे की नानी है तो वो उस व्यक्ति से किस तरीके से संबंधित हुई? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर वो उसकी माता हुई। ठीक है, अगला देखिए, क्योंकि यहाँ पे पूछा है, एक मिनट, जो व्यक्ति बोल रहा था फोटोग्राफ की तरफ जो इशारा कर रहा था, उससे रिलेशन पूछा है उस फोटोग्राफ महिला का कि उस व्यक्ति की बहन के साथ उसका क्या संबंध है। तो वो जो उसकी बहन है वो महिला उसकी माता हुई। ठीक है, तो माता जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द संख्या का चयन करें। टैप, पैट,
तो डैम का क्या हो जाएगा, इसी को उल्टा करके लिखा गया है, तो यहाँ पे हो जाएगा मैड, MED, मैड। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम जो है दर्शाता है? सब्जी, बाजार, काटना, पकाना या भोजन। तो इनमें से जो सबसे पहले काम होगा वो कौन सा होगा? सबसे पहला काम बाजार जाना होगा। ठीक है। देन फर्स्ट भी आएगा, बाजार जाके सब्जी लेके आनी होगी, उसके को काटना होगा, फिर उसको पकाना होगा, देन उसके बाद भोजन बनेगा। ठीक है। तो बी ऑप्शन जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मंदिर मेंदरगढ़ जिले के बागोत गांव में है? इनमें से कौन सा मंदिर है जो मेंदरगढ़ के जिले बागोत में है? हनुमान मंदिर, शिव मंदिर, चामुंडा देवी या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए अगर वैसे बात करें तो तीनों ही मंदिर कहाँ पर हैं? ये तीनों ही मंदिर जो है कहाँ पर है? मेंदरगढ़ में है। ठीक है। बट यहाँ पे बताना है कि बागोत गांव में कौन सा मंदिर है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे वो हो जाएगा शिव मंदिर। ठीक है। शिव मंदिर जो है मेंदरगढ़ से 25 किलोमीटर दूर स्थित है और यहाँ पे जो है शिव मंदिर है। इसके अलावा अगर बात करें चामुंडा देवी मंदिर की, तो चामुंडा देवी मंदिर भी कहाँ पर है? मेंदरगढ़ में ही है, जिसका निर्माण करवाया था राजा नूरकरण ने। ठीक है। नूरकरण जो थे ये चामुंडा देवी के भक्त थे, इन्होंने जो है इस मंदिर का निर्माण करवाया था। ओके। इसके अलावा यहाँ से जो मेंदरगढ़ से पूछा जाता है वो पूछी जाती है ढोसी की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? तो ढोसी की पहाड़ियाँ भी कहाँ पर हैं? मेंदरगढ़ में है। नारनौल शहर से लगभग 8 किलोमीटर कुलताजपुर गांव है वो उसके पास स्थित हैं। ठीक है। और एक और क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा जाता है, च्यवन ऋषि ने जो थी तपस्या कहाँ पर की थी? तो ढोसी की पहाड़ियों पर ही तपस्या उन्होंने की थी। बामनवास पूछा जाता है। ठीक है। बामनवास भी कहाँ पर है? मेंदरगढ़ में है। अगला देखिए, हरियाणा में चामुंडा देवी का मंदिर कहाँ स्थित है? गुड़गांव, नारनौल, सोनीपत या रेवाड़ी। तो अभी मैंने बताया चामुंडा देवी का मंदिर कहाँ पर है? मेंदरगढ़। ठीक है। यानी कि नारनौल में है। ठीक। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट है, राज्य में घंटेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? रेवाड़ी, पानीपत, कुरुक्षेत्र या यमुनानगर। घंटेश्वर मंदिर कहाँ पर है? घंटेश्वर मंदिर हरियाणा में रेवाड़ी में है। ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? शिवालय डिगलगांव, माता शीतला देवी का मंदिर गुड़गांव, भगवान परशुराम सर्वधर्म मंदिर पुंडरीक या हनुमान मंदिर रेवाड़ी। तो देखिए शिवालय डिगलगांव रोहतक बिल्कुल सही है, शीतला देवी का मंदिर गुड़गांव भी ठीक है, हनुमान मंदिर रेवाड़ी भी ठीक है, लेकिन ये गलत है। भगवान परशुराम सर्वधर्म मंदिर पुंडरीक ये गलत है, क्योंकि भगवान परशुराम सर्वधर्म मंदिर कहाँ पर है? ये है जगाधरी में। ठीक है। ये जगाधरी में है, ना कि पुंडरीक में। तो सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला है, इनमें से कौन सा सही सुमेलित है? रूढ़मल मंदिर बेरी, गीता मंदिर पुंडरीक, राधेश्याम मंदिर पुंडरीक या उपरोक्त सभी सही हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? उपरोक्त सभी सही है। यहाँ से रूढ़मल मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ये है बेरी रोहतक में। तो डी ऑप्शन जो यहाँ पे सही हो जाएगा। राज्य में ठाकुर द्वारा कहाँ स्थित है? बागोत गांव, कुतानी गांव, वंचारी गांव या पुंडरीक। ठाकुर द्वारा कहाँ पर है? ठाकुर द्वारा कहाँ का पर्यटन स्थल है ये? अगर हम देखें जिले की बात अगर हम करते हैं तो झज्जर में है, और झज्जर के कौन से गांव में है? कुतानी गांव में है। तो बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। चिट्ठा मंदिर हरियाणा राज्य में कहाँ स्थित है? यमुनानगर, कैथल, बल्लभगढ़, रेवाड़ी। चिट्ठा मंदिर, तो राइट आंसर हो जाएगा चिट्ठा मंदिर है यमुनानगर में। फर्स्ट ऑप्शन यमुनानगर जो है सही होगा। अगला देखिए, भगवान परशुराम सर्वधर्म मंदिर कहाँ पर है? जगाधरी, मनीमाजरा, फरीदाबाद या करनाल। तो परशुराम सर्वधर्म मंदिर कहाँ पर है? जगाधरी में है।
हरियाणा के किस जिले में पंचवटी तीर्थ स्थल है? सिरसा, पलवल, कुरुक्षेत्र या अंबाला? पंचवटी मंदिर, जिसे पहले पचोवन मंदिर के नाम से जाना जाता था, ये कहां पर है? पलवल में है। ठीक है, अगला देखिए, निम्न में से कौन सा नृत्य हरियाणा राज्य का लोक नृत्य? घोड़ी नाच, बाउज, बिहू या यक्षगान? तो लोक नृत्य की बात करें तो हरियाणा राज्य के बहुत सारे लोक नृत्य हैं, जैसे डफ है, ठीक है, छठी नृत्य है, उसके अलावा खोड़िया है, और भी बहुत सारे हैं। ओके, तो इनमें से जो हरियाणा राज्य का लोक नृत्य है वो है घोड़ी नाच। ठीक, नेक्स्ट देखिए, निम्न में से हरियाणा की राजधानी और केंद्र शासित प्रदेश भी है? पौंडीचेरी, नई दिल्ली, चंडीगढ़ या लक्षद्वीप? तो जो हरियाणा की राजधानी भी, केंद्र शासित प्रदेश भी चंडीगढ़। हरियाणा में पुरुषों द्वारा पहनी जाने वाली पगड़ी क्या कहलाती? पगड़, खंडवा, मोड़ा या मुरेठा? तो जो पगड़ी पहनी जाती है हरियाणा में पुरुषों द्वारा, उसे क्या कहते हैं? खंडवा कहा जाता है। एक और पूछा जाता है, सैनिक रूप वाली जो पगड़ी होती है उसको क्या नाम, मतलब क्या कहा जाता है हरियाणा में? तो सैनिक रूप वाली जो पगड़ी होती है उसको कहा जाता है साफा। एक मारवाड़ी पगड़ी होती है, मारवाड़ी पगड़ी, जिसको पागड़ी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और जो राजपूती रूप में जो बड़ी पगड़ी होती है उसको क्या कहते हैं? पाग कहा जाता है। ठीक, चलिए अगला देखिए, निम्न में से कौन सा नृत्य है जो स्त्रियों के द्वारा किया जाता है? उमरू नृत्य, तीज नृत्य, लूर या मंजीरा? तो कौन सा नृत्य करती हैं स्त्रियां? तीज नृत्य करती हैं। ठीक है, थानेसर नगर के पास थानेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण सम्राट हर्षवर्धन के किस पूर्वज राजा द्वारा किया गया था? नरवर्धन, पुष्यभूति, प्रभाकर वर्धन, आदित्यवर्धन? तो थानेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? पुष्यभूति ने। ठीक है, राज्य के किस मकबरे को पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 के अधीन राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है? इब्राहिम अब्दुल्ला मकबरे को, शेख चिल्ली मकबरा, शेख फरीदा या अली शाह कलंदर मकबरे को? तो किस मकबरे को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है? शेख चिल्ली के मकबरे को। ठीक है, ओके, निम्न में से जो सही सुमेलित है? अम्बकेश्वर, 11 रुद्री, भगवान शिव मंदिर या इनमें से कोई नहीं? यहाँ पे ओल आएगा या ओल। तो इनमें से सही बताना है कि कौन सा सही मैच कर रहा है। तो अम्बकेश्वर महादेव मंदिर कैथल में है, बिल्कुल सही है। 11 रुद्री शिव मंदिर कैथल में है, भगवान शिव मंदिर नारनौल में। तो ओल जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कि सारी जो है बिल्कुल सही हैं। ठीक है, निम्न में से कौन सा मंदिर है जो कि कैथल में स्थित है? शिव मंदिर, अदिति मंदिर या हनुमान मंदिर? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो मंदिर कैथल में स्थित है वो कौन सा है? हनुमान मंदिर। हनुमान मंदिर जो है सही हो जाएगा। अगला देखिए, राज्य में देवी तालाब का शिव मंदिर कहाँ स्थित? अम्बाड़ा, करनाल, पानीपत या फरीदाबाद? देवी तालाब का शिव मंदिर कहाँ पर है हरियाणा राज्य में? ये है पानीपत में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच कब हुआ था? 1545, 28, 26 या 35? तो पहला युद्ध पानीपत का कब हुआ था? 1526 में हुआ था। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं कंप्यूटर के। फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है एब्स फंक्शन रिटर्न्स हाईएस्ट वैल्यू, लोवेस्ट वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू या फिर पॉजिटिव वैल्यू। एब्स जो फंक्शन होता है वो क्या रिटर्न करता है? एब्स फंक्शन क्या होता है? एब्स फंक्शन रिटर्न करता है एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर वैल्यू। किसी इंटीजर वैल्यू की एब्सोल्यूट वैल्यू जो है रिटर्न करता है एब्स एब्स जो भी फंक्शन है। ठीक है, अगर इसमें कोई भी आर्ग्यूमेंट अगर नेगेटिव होता है, एक मिनट इसमें वेट, इसमें अगर कोई नेगेटिव वैल्यू भी होती है तो वो भी क्या होती है? पॉजिटिव ही मिलते हैं। लाइक अगर मुझे मैंने डाली वैल्यू 10 तो भी मुझे आंसर क्या मिलेगा? 10 मिलेगा। अगर वैल्यू है नेगेटिव -10 तो भी मुझे क्या मिलेगी? 10 मिलेगी। तो एब्स फंक्शन एब्सोल्यूट वैल्यू देता है और कैसी? पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करता है। तो डी ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला है डिवीजन ऑपरेटर इज डिनोटेड बाय विच करेक्टर। डिवीजन जो ऑपरेटर होता है उसको किस चिन्ह के द्वारा दर्शाया जाता है? हैशटैग, स्टार,
स्लैश या फिर प्लस। तो देखिए ये तो एडिशन का ऑपरेटर होता है, एडिशन होता है, ये मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर होता है। हैशटैग का कहाँ यूज़ करते हैं हम, जब प्रोग्रामिंग करते हैं हैश इंक्लूड जो हेडर फाइल होती है उसमें हम हैश का यूज़ करते हैं। तो बचा ये, तो ये होता है हमारा डिवीज़न ऑपरेटर। ठीक है, ये होता है डिवीज़न ऑपरेटर। नेक्स्ट देखिए, ग्रुप बाय क्लोज हेल्प्स टू डैश द टेबल। ग्रुप बाय क्लोज जो होता है, एसक्यूएल पढ़ा है हमने, तो उसमें हमने ये पढ़े थे जो DBMS है हमारा। ठीक है, तो ग्रुप बाय क्लोज क्या करता है, टेबल को समराइज द टेबल, शॉर्ट द टेबल, ग्रुप द टेबल या लिस्ट द टेबल। तो देखिए ग्रुप बाय क्लोज क्यों यूज़ किया जाता है, इसको हम यूज़ करते हैं टू सिलेक्ट द स्टेटमेंट टू मेक ए ग्रुप ऑफ रोज। तो ग्रुप करता है ये टेबल को, ठीक है, रोज को ग्रुप करने के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ग्रुप बाय क्लोज हेल्प टू ग्रुप द टेबल। नेक्स्ट है नोटपैड क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, कंपाइलर है, एडिटर है या इंटरप्रेटर है। तो नोटपैड की अगर हम बात करें तो नोटपैड क्या है, एक टेक्स्ट एडिटर है। जिस तरीके से MS वर्ड है एक टेक्स्ट एडिटर, इसी तरीके से नोटपैड भी क्या है, एक टेक्स्ट एडिटर है। ठीक है, और नोटपैड को बनाया किसने है, रिचर्ड ब्रोडी ने। रिचर्ड ब्रोडी इसने जो है नोटपैड को बनाया है। तो यहाँ पे हो जाएगा एडिटर राइट। मैक्स फंक्शन क्या रिटर्न करता है, हाईएस्ट वैल्यू, लोवेस्ट वैल्यू, नेगेटिव या पॉजिटिव। मैक्स यानी कि मैक्सिमम। तो मैक्सिमम जो फंक्शन होता है जिसको हम मैक्स से डिनोट करते हैं, क्या रिटर्न करेगा, जो लार्जेस्ट वैल्यू होती है यानी कि हाईएस्ट वैल्यू को ये रिटर्न करता है। ठीक है, अगला देखिए, विच इज़ द करेक्ट सेंटेंस टू इंक्लूड हेडर फाइल। अगर हम ये हेडर फाइल को इंक्लूड करना है, जैसे हम प्रोग्राम बनाते हैं C हो, C++ हो, इनमें जब भी हम बनाते हैं प्रोग्राम तो किस तरीके से जो है हम ऐड करते हैं। तो ये हेडर फाइल दी गई है iostream.h, जो कि हम यूज़ करते हैं किसमें, C++ में। C में हम क्या यूज़ करते हैं, stdio.h और conio.h, ये हेडर फाइल यूज़ की जाती हैं। ओके, iostream.h जो है ये यूज़ होती है C++ में। तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको पहले भी बताया हेडर फाइल को ऐड करेंगे हम हैश से। तो हैश जिसमें नहीं है वो आंसर नहीं होगा। ठीक है, हैश इंक्लूड और फिर एंगल ब्रेसेस होती है, हैश इंक्लूड iostream.h। तो बी ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट आइडेंटिफायर इन C++। इनमें से जो C++ का सही आइडेंटिफायर है। तो देखिए रूल्स क्या होते हैं C++ आइडेंटिफायर के, जो भी आइडेंटिफायर का नेम होगा वो क्या कंटेन करेगा, वो नेम जो है लेटर से बन सकता है, डिजिट से बन सकता है या अंडरस्कोर से बन सकता है। अंडरस्कोर होता है ये वाला जो साइन होता है। ठीक है, तो लेटर, डिजिट और अंडरस्कोर से जो है हमारा आइडेंटिफायर जो है बन सकता है। तो देखिए आगे एक और चीज़ याद रखिए, हमेशा जो भी नाम होगा आइडेंटिफायर का वो हमेशा शुरू होगा किससे, या तो लेटर से शुरू हो सकता है ABCD, ठीक है, या फिर अंडरस्कोर से शुरू हो सकता है। ये सेकंड रूल इसका कहता है। अब देखिए इस रूल को अप्लाई करें तो यहाँ पर देखिए न्यूमेरिक वैल्यू है, तो ये नहीं होगा आइडेंटिफायर नेम सही। इसमें भी अगर आप देखेंगे न्यूमेरिक वैल्यू है, ये भी सही नहीं है। अब बचा C और D। ठीक है, अब C हो सकता है क्योंकि या तो अंडरस्कोर से शुरू हो सकता है आइडेंटिफायर का नेम, या अल्फाबेट से, M% से नहीं होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर मेरा C हो जाएगा, वेर 1 2 3 4। ठीक है, इसी के साथ ही कोई भी वाइट स्पेस जो है कंटेन नहीं करेगा। जैसे 7 के बाद जो है वाइट स्पेस दिया गया है वेर नेम, तो स्पेस जो है ये कंटेन नहीं करता है, तो इसलिए भी गलत हो जाएंगे। तो राइट आंसर ये होगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एड्रेस ऑपरेटर। इनमें से एड्रेस ऑपरेटर बताना है कौन सा है। अभी देखिए ये क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, ये सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर, ये मॉड्यूलस के लिए काम करता है। तो यहाँ पे बच्चा क्या है, M%। तो M% क्या होता है, एड्रेस ऑपरेटर होता है, इसको M% बोलते हैं। यही एड्रेस ऑपरेटर होता है। ठीक है, अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर कमेंट इन C++। तो इनमें से कौन सा यूज़ किया जाता है C++ कमेंट के लिए। ओके, तो देखिए C और C++ दोनों में जो है सेम यूज़ होते हैं। ओके, तो C++ में अगर मैं बात करूं तो 2 कमेंट हम यूज़ करते हैं, एक सिंगल लाइन कमेंट के लिए तो दूसरा मल्टी लाइन कमेंट के लिए। ठीक है,
और जो भी कैरेक्टर हम कमेंट के अंदर लिखते हैं सी प्लस प्लस कंपाइलर क्या करेगा, उसे इग्नोर करेगा। यानी कि प्रोग्राम में उस कमेंट का कोई काम नहीं होता, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है कि हमने कमेंट में प्रोग्राम में एक्चुअल में किया क्या है। तो देखिए यहाँ पे डबल स्लैश कमेंट, यानी कि डबल स्लैश के बाद जो भी चीज़ें आएंगी वो हमारे प्रोग्राम में किसी काम की नहीं होगी। तो ये कमेंट इस तरीके से डाला जाता है सी प्लस प्लस प्रोग्राम में। और एक दूसरा तरीका जो है ये है, ठीक है, स्लैश स्टार एंड देन कमेंट, और स्टार के बाद स्लैश आ जाएगा ओपन होके। तो ये दो तरीके से हम जो है सी प्लस प्लस जो प्रोग्राम होते हैं उनमें कमेंट को डालते हैं। तो बोथ ए एंड बी जो है यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर नेटवर्क इज बेस्ड ऑन केबल, वायरलेस सिग्नल, बोथ या नन ऑफ द अबव। अब कंप्यूटर नेटवर्क की बात हो रही है तो अब वायरलेस सिग्नल्स भी होते हैं, जैसे वाईफाई है, ब्लूटूथ है, ठीक है। तो नेटवर्क तो वायरलेस सिग्नल भी होता है और केबल का यूज़ करके भी यूज़ करते हैं। तो बोथ जो है ए एंड बी यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक। ओके, आगे जो क्वेश्चन है वो है इंग्लिश से। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, योर जैकेट डैश ओवर देयर, कुड हंग ओवर देयर, हंग देयर ओवर देयर, डिड हैंग अप, कैन बी हैंग अप या विल हैंग अप। तो कौन सा यहाँ पे सही आएगा? योर जैकेट राइट आंसर हो जाएगा कैन बी हंग अप ओवर देयर, सी ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, शी डैश हैज़ नेवर बीन हर्ड ऑफ, शी हैज़ नॉट नेवर बी हर्ड ऑफ, शी हैव नेवर बीन हर्ड ऑफ, शी हैड नेवर बी हर्ड अगेन ऑफ। तो यहाँ पे क्या सही होगा? क्या हो जाएगा? शी हैज़ नेवर बीन हर्ड ऑफ, फर्स्ट ऑप्शन जो है सही होगा यहाँ पे, ठीक है। अगला देखिए, शी टोल्ड मी दैट शी वुड कम ऑन मंडे। कंपाउंड सेंटेंस बताना किस तरीके से है, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, मिक्स्ड या सिंपल। शी टोल्ड मी दैट शी वुड कम ऑन मंडे, किस तरीके का सेंटेंस है ये? तो ये है कॉम्प्लेक्स, ठीक है। गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन, सिंपल, मिक्स्ड, कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स। देखिए, गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन, किस तरीके का सेंटेंस है ये? कंपाउंड सेंटेंस है ये, ठीक है। अगला देखिए, एरर फाइंड आउट करनी है। द चिल्ड्रन डॉग स्लेप्ट क्वाइटली इन देयर अंकल हाउस, नो एरर। तो देखिए, द चिल्ड्रन डॉग स्लेप्ट क्वाइटली इन देयर अंकल हाउस बिल्कुल सही है, कोई एरर नहीं है। तो नो एरर जो है यहाँ, एक मिनट, यस, नो एरर जो है सही हो जाएगा। ओके, लायबिलिटी का सिनोनिम बताना है, एसेट, डेबिट, क्रेडिट या। तो लायबिलिटी का सिनोनिम एक समान जो वर्ड होता है वो क्या हो जाएगा? डेबिट, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन। फिर है एंटीनम ऑफ वैनिटी, ऑनेस्टी, मोडेस्टी, ट्रूथफुलनेस, डिसेंसी। वैनिटी का जो सेम हो जाएगा क्या होता है? मोडेस्टी, सॉरी अपोजिट जो होता है। वैनिटी क्या होता है? जिसमें घमंड होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स है, द मेटल एंड मिनरल सेक्टर डैश करंटली हाईली वोलाटाइल। आर करंटली, इज, वॉज या फिर वर, क्या आएगा यहाँ पे? द मेटल एंड मिनरल सेक्टर इज, यहाँ पे क्या हो जाएगा? इज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मेटल्स और मिनरल्स के लिए एक ही जो है आर्टिकल का यूज़ किया गया। अगर यहाँ पे होता द मेटल एंड द मिनरल्स सेक्टर, देन ये आर में जाता, ठीक है, प्लूरल में आता। अभी सिंगुलर में ही रहेगा तो इज आएगा यहाँ पे, इज करंटली हाईली वोलेटाइल। चलिए अगला देखिए, डैश यू केयर फॉर चॉकलेट, मस्ट, वुड, डू या शेल। तो राइट हो जाएगा वुड यू केयर फॉर चॉकलेट्स। द डोर डैश पेंटिंग, मस्ट पेंटिंग, नीड पेंटिंग, ऑट टू या शुड। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? द डोर नीड्स पेंटिंग्स, ठीक है। चलिए अगला देखिए, फल के अनेक अर्थ होते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ संबंधित नहीं है? आमुख, खाद्य फसल, परिणाम, लाभ।
देखिए अब फल के अलग अलग मीनिंग होते हैं। फल मीन्स लाभ भी होता है, परिणाम भी होता है कि इसका क्या फल निकला या क्या परिणाम निकला, और फल जो एक खाद्य फसल भी होती है। तो आमुख जो है इससे संबंधित नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन जो यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला है हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी कैसी बोली है? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी या राजस्थानी हिंदी? छत्तीसगढ़ी किस तरीके की बोली है? ये एक पूर्वी हिंदी है। ठीक है, शुद्ध वर्तनी बतानी है इसमें से। ज्योत्सना किस तरीके से लिखा जाता है? देखिए डी तो बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, ज्योत्सना। इसके अलावा अगर मैं देखूं तो फर्स्ट भी बिल्कुल गलत है। तो यहां पे राइट आंसर या तो बी या फिर सी हो सकता है। तो ज्योत्सना कौन सा सही हो जाएगा? सी ऑप्शन। ठीक है, आधा ही तय आता है इसमें और आधा ही से आता है, इस तरीके से ज्योत्सना लिखा जाता है। नेक्स्ट है नेहा को नौकरी नहीं करनी है, इसके स्थूलांकित अंश में है। कर्म कारक, कर्ता कारक, कर्म और कर्ता या संप्रदान। नेहा को नौकरी नहीं करनी है, तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे वो हो जाएगा कर्म कारक जो है इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है यथार्थ का विलोम क्या है? कृत्रिम, आदर्श, उचित या अनुचित? यथार्थ का उल्टा पूछा है कि क्या होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा कृत्रिम। प्रतिकूल, प्रतिकूला शब्द युग्म का सही अर्थ वाला विलोम चुनिए। विरोधी, विरोधाभास, प्रतियोगी, वियोगी, प्रतिद्वंद्वी, सहयोगी, विपरीत, सहपत्नी। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा प्रतिकूल, प्रतिकूला, विपरीत, सहपत्नी। डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। नोटिफिकेशन का हिंदी रूप क्या है? अधिसूचना, मितव्यय पत्र, अध्यादेश या घोषणा पत्र? नोटिफिकेशन को हिंदी में क्या बोला जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा नोटिफिकेशन को हिंदी में कहते हैं अधिसूचना। ठीक है, सार्वनामिक विशेषण कौन से होते हैं? जो सर्वनाम के बाद आते हैं, क्रिया के बाद आते हैं, संज्ञा के पहले आते हैं, संज्ञा के बाद। सार्वनामिक विशेषण कौन से होते हैं? तो सार्वनामिक विशेषण कौन से होते हैं? जो शब्द संज्ञा से पहले लगकर उसकी विशेषता बताएं वो शब्द सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। तो संज्ञा के पहले आते हैं ये। ठीक है, दश हैं आनन जिसके अर्थात दशानन रावण में कौन सा समास है? बहुब्रीहि, अव्ययभाव, द्विगु या तत्पुरुष? तो यहाँ पे देखिए दशानन रावण दे दिया है। ठीक है, कि मतलब किसी और के बारे में जो है इसमें बात की जा रही है, तो वहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है जिसमें कोई भी पद प्रधान न हो। ठीक है, किसी तीसरे के बारे में बात करें वहाँ बहुब्रीहि होता है। अगर यहाँ पर सिर्फ दशानन होता और बहुब्रीहि ऑप्शन में नहीं होता तो फर्स्ट वर्ड यहाँ पे संख्यावाची, तो ये द्विगु भी जो था हो सकता था। ठीक है, अगला देखिए, नीचे पंक्तियों के सामने उनके अर्थ लिखे, इनमें से गलत अर्थ वाली पंक्ति हमें छांटनी है। देखिए 9 2 11 होना, भाग जाना, बिल्कुल सही है। ठीक है, गाल बजाना, डींग मारना, पटरी बैठना, विचार मिलना, कोड़ी का 3 बहुत अच्छा वाला, बिल्कुल नहीं। गाल बजाना, डींग मारना, पटरी बैठना, विचार मिलना ठीक है, लेकिन कोड़ी का 3 बहुत अच्छा होना नहीं होता है। तो डी ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। फर्स्ट है पंचायत का चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जिला न्यायाधीश या चुनाव आयोग? तो पंचायत के चुनाव कराने हेतु जो निर्णय होता है ये कौन लेता है? किसके द्वारा लिया जाता है? राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। भारत के संविधान में पंचायतों तथा नगर पालिकाओं से संबंधित 73वें और 74वें संविधान संशोधन जब हुए उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, नरसिम्हा या पीपी सिंह? तो 73वां 74वां जो संविधान संशोधन था ये 93 में हुआ था। ओके, तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? नरसिम्हा राव। ठीक है,
पंचायती राज विषय है समवर्ती सूचिका, केंद्र सूची, राज्य सूची या शेषाधिकार सूचिका। तो राइट आंसर हो जाएगा पंचायती राज जो विषय है ये है राज्य सूचिका। ठीक है। अशोक मेहता ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान की संस्तुति की थी? एक स्तरीय, द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय, 4 स्तरीय। तो पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान की संस्तुति की थी? द्विस्तरीय की। संविधान के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं के 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी कौन सा अनुच्छेद देता है? 243 ग, घ, जय या झ। तो 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी कौन सा अनुच्छेद देता है? 243 घ। तो बी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। जिला परिषद का प्रशासनिक अधिकारी होता है खंड विकास अधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला प्रमुख या जिला उपखंड अधिकारी। तो जिला परिषद का प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? मुख्य कार्यकारी अधिकारी। ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा प्रस्तुत की गई है? अनुच्छेद 38, 29, 18 या 20। तो कौन सा अनुच्छेद है जिसमें लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा प्रस्तुत की गई है? तो वो है अनुच्छेद 38 में। ठीक है। अगला देखिए, नगर निगम आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? मेयर, राज्य सरकार, जिला मजिस्ट्रेट या जिला परिषद। तो नगर निगम आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राज्य सरकार करती है। ठीक है। 74वें संविधान संशोधन के अनुसार संविधान में स्थानीय शहरी निकाय के प्रशासन के लिए कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 7वीं, 9वीं, 12वीं या 11वीं। तो शहरी निकाय के लिए कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 12वीं। ठीक है। अगला है, किसने यह विचार प्रतिपादित किया कि प्रत्येक गांव पंचायत का गणराज्य होगा? महात्मा गांधी, एनी बेसेंट, तिलक या एम.एन. रॉय। तो किसने जो था ये विचार प्रतिपादित किया था? महात्मा गांधी ने। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा स्थानीय शासन से संबंधित नहीं है? ओके, जो स्थानीय शासन से संबंधित नहीं है बताना है। लोक स्वास्थ्य का अनुरक्षण, स्वच्छता या लोक उपयोगी सेवाएं। तो देखिए, लोक स्वास्थ्य भी संबंधित है, स्वच्छता भी, और लोगों के लिए जो उपयोगी सेवाएं हैं वो भी। जो नहीं है संबंधित वो है लोक व्यवस्था का अनुरक्षण। ठीक है। भारत में पंचायती राज संस्थाओं में निर्वाचन का प्रबंध करता है राज्य सरकार, भारत का चुनाव आयोग, राज्य का चुनाव आयोग या केंद्र सरकार। तो कौन है निर्वाचन का प्रबंध करता? पंचायती राज के भी चुनाव होते, कौन करवाता है? राज्य का चुनाव आयोग। ठीक है। किस वर्ष भारत में मद्रास कॉरपोरेशन की स्थापना से स्थानीय स्वशासन का प्रादुर्भाव हुआ? 1637, 1687, 1691 या 1695। तो मद्रास कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई थी? 1687 में। ठीक है। नगर पालिका मंडल के सदस्यों को क्या कहा जाता है? आयुक्त, मेयर, पार्षद या पंच। तो क्या कहा जाता है नगर पालिका मंडल के सदस्यों को? इन्हीं कहा जाता है पार्षद। सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला है, भारतीय संविधान के किस भाग के अनुसार पंचायती राज प्रारंभ किया गया था? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ। तो किस भाग के अनुसार पंचायती राज आरंभ किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा चतुर्थ भाग। ठीक है। पंचायती राज जो होता है चतुर्थ भाग के अंदर आता है। ठीक है। ओके, चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, विच मोनूमेंट्स वर बिल्ट बाय द बुद्धिस्ट? बौद्ध धर्मावलंबियों ने किस स्मारक का निर्माण करवाया था? पिरामिड, स्तूपास, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना या ग्रेट बाथ। तो बुद्धों के लिए जो स्मारक बनने थे उन्हें क्या कहा गया था? स्तूप कहा गया था। तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा स्तूप। ठीक है। अगला देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया? कौन सा भारत की प्रधान मध्याह्न रेखा है? 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, 82.5 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड, 68.7 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड या 68.7 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड। तो कौन सा कंसीडर किया जाता है एज ए स्टैंडर्ड मेरिडियन? तो वो है 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ठीक है। या फिर इसको आप 82 डिग्री 30 भी लिख सकते हैं ईस्ट। ठीक है। तो 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड जो है सही हो जाएगा। अगला देखिए, विच स्टेट हैज़ द लोवेस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया? आंध्र प्रदेश,
अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश या वेस्ट बंगाल। 2011 की जनगणना के अनुसार जो लोवेस्ट डेंसिटी थी, जनसंख्या घनत्व जो था वो सबसे कम किस राज्य का था। अगर हम टोटल बात करें इंडिया की तो कितना था, इंडिया का अगर हम देखें तो वो था जनसंख्या घनत्व 382 प्रति वर्ग किलोमीटर, और सबसे कम किसका था, वो था अरुणाचल प्रदेश का। कितना था, 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर। ठीक है, और सबसे ज़्यादा अगर केंद्र शासित का पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा था केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था, दिल्ली, जहाँ का जो घनत्व था वो था 11,320 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये तो था केंद्र शासित का। अगर राज्य की बात आए तो राज्य में किसका नाम आता है, बिहार। बिहार का जनसंख्या घनत्व तो सबसे ज्यादा है 1102 व्यक्ति प्रति किलोमीटर। ठीक है, तो 320 दिल्ली का केंद्र शासित में सबसे ज्यादा है। अगर ओवरऑल भी पूछा जाए तो दिल्ली होगा, तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश सही हो जाएगा। अगला देखिए, द फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर टुक प्लेस इन द ईयर 1727, 1764, 1766 या 1775। पहला एंग्लो मैसूर युद्ध कब लड़ा गया था। देखिए 1757 में कौन सी लड़ाई लड़ी गई थी, प्लासी का युद्ध हुआ था। ठीक है, 1764 में कौन सा युद्ध हुआ था, बक्सर का युद्ध हुआ था। अब बचे ऑप्शन 2, 1766 और 1775। तो देखिए अगर हम बात करें एंग्लो मैसूर युद्ध की, तो जो पहला मैसूर युद्ध हुआ था ये हुआ था किस किस के बीच में, अंग्रेज और हैदर अली के बीच में जो था ये युद्ध हुआ था। 1767 से लेकर इसकी शुरुआत हुई थी और 1769 तक ये चला था। तो यहाँ पे राइट आंसर 1766 हो जाएगा। ठीक है, वैसे अगर सही टाइमिंग इसकी देखें तो वो थी 1767 से लेकर 1769 तक। ठीक है, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला देखिए, When did the Constitution of India come into force? Come into force पूछा है, तो बताना है कि भारत के संविधान को किस तिथि से लागू प्रयोग में लाया गया। तो देखिए अडॉप्ट की बात आती है कि कब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अडॉप्ट किया गया था, तो वो थे 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, केम इनटू फोर्स पूछा है कि लागू कब किया गया था, तो 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया था। तो डी ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, In which year was constitutional status of self-government awarded to the पंचायती राज bodies by 73rd constitutional amendment? 73वें संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज प्रणाली के सब शासन की संवैधानिक स्थिति को स्पष्ट रूप से किस वर्ष से निर्धारित किया गया है। तो 73वें के अकॉर्डिंग बताना है, तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1993। 1993 में आया था 73वां 74वां, लेकिन एक्ट कौन सा था, 1992 में जो था ये फोर्स में आया था। तो 1992 जो है सही हो जाएगा। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज ए बाइकैमरल लेजिस्लेचर? वो राज्य जिसमें मतलब द्विसदनीय विधेयिका। द्विसदनीय विधेयिका कौन सी होती है, जो राज्य में 2 सदन की व्यवस्था होती है, यानी कि जिसमें विधानसभा भी होती है और विधान परिषद भी होती है। तो वो राज्य बताना है इसमें से, उड़ीसा, तमिलनाडु, गुजरात या बिहार। तो टोटल अगर हम राज्यों की बात करें तो 7 राज्यों में जो है द्विसदनीय है। कौन कौन सा है, जम्मू कश्मीर है, जम्मू एंड कश्मीर है, तेलंगाना के बाद फिर आंध्र प्रदेश में भी है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, बिहार में है और यूपी में है। यहाँ पे क्या है, द्विसदनीय है। इसके लिए एक ट्रिक याद रख लीजिए, जम्मू ते आम बिकाऊ हैं, जम्मू ते आम बिकाऊ हैं, ये ट्रिक याद कर लीजिए। यहाँ पर द्विसदनीय, जम्मू यानी कि जम्मू कश्मीर, ते से तेलंगाना, आ से आंध्र प्रदेश, म से महाराष्ट्र। ठीक है, बिकाऊ यानी कि बी से बिहार हो जाएगा, क से कर्नाटक हो जाएगा और ऊ से उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब कौन सा सही होगा, उड़ीसा, तमिलनाडु, गुजरात या बिहार। तो बिहार में हो जाएगा। ठीक है, बिहार जो है करेक्ट होगा यहाँ पे। अगला देखिए, वाई डिड यूरोपियन कॉइंड मेडिवल पीरियड इन यूरोप एज ए डार्क पीरियड? यूरोपियनों ने जो है मध्यकाल को अंधकारमय काल क्यों कहा? क्योंकि इस काल में कोई महत्वपूर्ण विकास नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने इसे प्राचीन यूनानी और रोमन क्लासिकल काल और अपने आधुनिक काल के बीच संकट के काल के रूप में देखा। यूरोप की तुलना में इस्लामिक दुनिया तथा भारत में महत्वपूर्ण विकास हुआ। तो क्यों कहा यूरोपियों ने मध्यकाल को अंधकारमय काल? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे उपरोक्त सभी।
अगला देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए ट्राइबल रिवोल्ट, इनमें से जो जनजातीय विद्रोह नहीं था, सन्यासी, संथाल, मुंडा या कोल विद्रोह। तो कोल विद्रोह कोल जनजाति द्वारा किया गया, इसी तरीके से मुंडा विद्रोह भी जो था आदिवासियों के द्वारा किया गया था, संथाल विद्रोह भी क्या था, एक जनजातीय विद्रोह था। तो जो नहीं था वो था सन्यासी विद्रोह, ठीक है, जो एक जनजातीय विद्रोह नहीं था, ठीक है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनिट ऑफ वर्क, तो जो इनमें से यूनिट ऑफ वर्क नहीं है, देखिए वर्क की यूनिट जूल भी होती है, न्यूटन मीटर भी होती है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर भी होती है। तो बी ऑप्शन भी सही है, तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पे सही हो जाएगा कि ये इसकी इकाई नहीं है, ठीक है। अगला देखिए, 542 नैनो सेकेंड को इक्विवेलेंट बताना है कि सेकंड्स में 542 को किस तरीके से लिखा जाएगा। 5.42 इंटू 10⁻² -2 -6 -7 या -9। तो 5.42 इंटू 10⁻⁻7 सेकेंड जो है इसे लिखा जाएगा। तो सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अगला देखिए, आइसोटोप्स आर एटम ऑफ द सेम एलिमेंट विच हैव सेम मास नंबर एंड सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट मास नंबर एंड डिफरेंट एटॉमिक नंबर, सेम मास नंबर एंड डिफरेंट एटॉमिक नंबर, या डिफरेंट मास नंबर एंड सेम एटॉमिक नंबर। तो आइसोटोप्स क्या होते हैं? तो आइसोटोप्स में क्या होता है, दो चीज़ें हमने पढ़ी, आइसोटोप्स और आइसोबार्स, ठीक है। अगर हमारे पास सेम मास नंबर है और डिफरेंट एटॉमिक नंबर है तो ये क्या हो जाएगा, देखिए सेम सेम नहीं होता, डिफरेंट डिफरेंट नहीं होता। तो ये सी और डी दो डेफिनेशन बन गई, एक आइसोटोप्स तो दूसरी आइसोबार। तो देखिए, जिन एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन मास नंबर डिफरेंट होता है उसको क्या कहते हैं, आइसोटोप्स जो है उसको बोला जाता है। ओके, तो सेम एटॉमिक नंबर है बट डिफरेंट मास नंबर है, ये क्या हो जाएगा, आइसोटॉप्स की जो है ये डेफिनेशन हो जाएगी। और आइसोबार्स क्या होता है, सेम मास नंबर होता है बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर होता है। ओके, तो देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट डेफिनेशन है वो किसकी है, यहाँ पे ऑप्शन सी में आइसोबार की डेफिनेशन है, और ये डेफिनेशन किसकी है, आइसोटॉप्स की डेफिनेशन है ये, ठीक है। तो उसमें सेम मास नंबर डिफरेंट एटॉमिक आइसोबार, डिफरेंट मास नंबर सेम एटॉमिक नंबर आइसोटॉप्स। तो डी ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट रिजल्टेड इन द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस ऑफ द एटम या न्यूट्रॉन। रदरफोर्ड का जो अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग था किसके परिणाम स्वरूप किसकी खोज हुई थी, न्यूक्लियस ऑफ द एटम, परमाणु में नाभिक की खोज हुई थी, ठीक है। आगे देखिए, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन बिलो शोज दैट द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन या मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है यहाँ पे दिया गया है, हमें बताना है कि किस उसमें है ये। तो यहाँ पे देखिए क्या बन जाएगा सही, ये जो वेलोसिटी और टाइम के बीच में जो ग्राफ बना है ये किस उसमें बना है, किस पोजीशन में बना है, एट रेस्ट पोजीशन में बना है, ठीक है। या फिर कह लीजिए एट रेस्ट, या फिर जो कांस्टेंट वेलोसिटी होती है उस उसमें बना है। यहाँ पे स्लोप जीरो है, एक्सेलरेशन भी क्या है, जीरो है। ओके, तो ये एट रेस्ट पोजीशन पर जो है वेलोसिटी टाइम का ग्राफ बनता है। तो एट रेस्ट जो है यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए, द फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म ओरिजिनेटेड इन, सर्वप्रथम जीवित जीव की उत्पत्ति हुई। तो देखिए फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म ओरिजिनेट हुआ था कहाँ पर, ओशियन में। डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर ऑफ द फाइलम ऑर्थोपोडा। निम्नलिखित में से कौन सा जो फाइलम ऑर्थोपोडा का सदस्य नहीं है, बटरफ्लाई, मिलीपीड, ऑक्टोपस, स्कॉर्पियन। तो इनमें से बताना है जो फाइलम ऑर्थोपोडा का मेंबर नहीं है। तो देखिए, और इसमें अगर हम बात करें तो इसके मेंबर्स में क्या क्या आते हैं, क्रैब्स हो गया, स्पाइडर, इंसेक्ट, सेंटीपीड्स, मिलीपीड्स, ये सारे जो होते हैं इसके मेंबर होते हैं। तो मिलीपीड्स भी होता है, स्कॉर्पियन भी होता है, बटरफ्लाई भी होता है, ऑक्टोपस जो है नहीं होता है इसका वो मेंबर। तो सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, जो कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट नहीं है, जैव विघटनशील अपशिष्ट नहीं है इनमें से, ठीक है, जिसका विघटन ना किया जा सके। तो गाय का गोबर भी होता है, पत्तियां भी, टहनियां भी, प्लास्टिक के डिब्बे का जो है विघटन नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा।
अगला देखिए, प्रोडक्शन यूनिट आउंड बाय ए सिंगल इंडिविजुअल इज नॉन एज पार्टनरशिप, प्राइवेट कंपनी, सॉल प्रॉपर्टीशिप या पब्लिक प्रोडक्शन यूनिट। एक व्यक्ति के स्वामित्व के उत्पादन की इकाई क्या कहलाती है? साझेदारी, निजी कंपनी, सार्वजनिक उत्पादन इकाई या एकल स्वामित्व। तो इसे बोला जाता है एकल स्वामित्व। सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी रेफर्स टू, किसी वस्तु की आपूर्ति क्या होती है? क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी ऑफर्ड फॉर सेल एट डिफरेंट प्राइस, क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी ऑफर्ड फॉर सेल एट ए गिवन प्राइस एट ए गिवन टाइम, क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी ऑफर्ड फॉर सेल पर यूनिट ऑफ टाइम या क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म। तो सप्लाई ऑफ कमोडिटी यानी कि किसी वस्तु की आपूर्ति क्या होती है? क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी ऑफर्ड फॉर सेल एट ए गिवन प्राइस एट ए गिवन टाइम, यानी कि प्रति इकाई समय में विभिन्न कीमत पर किसी वस्तु को बेची जाने वाली मात्रा क्या कहलाती है? किसी वस्तु की आपूर्ति कहलाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ए हाउस होल्ड कंज्यूम 14 kg ऑफ शुगर पर वीक, इट्स एवरेज डेली कंजप्शन ऑफ शुगर इज। एक परिवार जो है प्रति सप्ताह 14 किलोग्राम चीनी का जो है उपभोग कर रहा है। तो चीनी का औसत दैनिक उपभोग, अब सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 14 दिन, ठीक है, 14 किलो जो है चीनी है, तो एवरेज कितनी निकल जाएगी? 2 kg पर डे के बेस पे अगर हम देखें तो 2 kg जो है सही हो जाएगा। अगला है नॉइज पोल्यूशन कैन कॉज, ध्वनि प्रदूषण से क्या हो सकता है? कफ, टाइफाइड, कॉलेरा या हाइपरटेंशन। तो ध्वनि प्रदूषण से कौन सी प्रॉब्लम आती है? बीपी वगैरह बढ़ता है, तो हाइपरटेंशन, उच्च रक्तचाप, ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर वगैरह। ओके, अगला देखिए, गिवन क्वांटिटी ऑफ वाटर विल हैव मिनिमम वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री, 8 डिग्री या 12 डिग्री। जिस ताप पर जल के लिए दिए गए द्रव्यमान का आयतन न्यूनतम होगा, कौन सा होगा? 4 डिग्री सेल्सियस। ओके, लास्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनमें से जो यौगिक अकार्बनिक है? शुगर, केरोसिन, कॉमन सॉल्ट या अल्कोहल। तो अकार्बनिक इनमें से कौन सा है? वो है कॉमन सॉल्ट, साधारण नमक। शुगर कैसे कंपाउंड है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये। ठीक है, तो ये था मॉक टेस्ट नंबर 9। ठीक है, थैंक यू सो मच।